नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका प्रदीप की पाठशाला प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत है। 10 कदम सीरीज़ हमने जो चलाई थी, उसका आज दिन दूसरा है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और बहुत होलिस्टिक तरीके से उसको 360 डिग्री कवर करने की कोशिश करते हैं। और मैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ें भी सिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि बच्चों को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से ऊपर उठा सकूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। जिसने पढ़ रखा है बहुत बढ़िया, और जिसने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखी है, तैयारी कर रखी है चीज़ों की, उसको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। अभी दोस्तों कल ही सीजीएल परी का रिजल्ट आया, बहुत बच्चों ने क्वालीफाई किया है परी का। अब उनका मेंस का एग्जाम है 18 जनवरी को। उसमें मेंस में जीएस आती है, पहले जीएस नहीं आती थी दोस्तों, मेंस में अब आती है। उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। अब 28 दिन बचे हैं, उनके लिए भी ये जो हमने सीरीज चलाई है 10 कदम, ये बहुत बेनिफिशियल होगी। जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम एसएससी के करते हैं, जो एसएससी पूछ चुकी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। मेंस में 75 मार्क्स की मेंस आती है एसएससी में। आपको अगर एसएससी क्लियर करना है दोस्तों, तो जीएस के ऊपर फोकस करना ही करना होगा, क्योंकि यही है जो आपको रैंक डिसाइड करेगी। जो यही चीज है जो आपको ये डिसाइड करेगी कि आपका नाम लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि मैथ रीजनिंग एक टाइम के बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, और बच्चों की हर एक की अच्छी ही होती है मैथ और रीजनिंग, एसएससी जिन्होंने प्री क्लियर किया है। सारी दिक्कतें जब जीएस आती है ना, तब पता चलता है सर यहाँ दिक्कतें आती हैं बच्चों को। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी जिस जर्नी में थोड़ा बहुत सहयोग कर सकूं। तो जुड़िएगा इस प्लेटफॉर्म के साथ, और चलते हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? कोस्ट लाइन तो समझ ही सकते होगे आप मेरे हिसाब से, समुद्र का किनारा लगता है जिसके साथ। किसकी है बताइएगा जरा। अगर आपने मूवी देखी है रईस, रईस मूवी देखी है, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर बड़ा इजीली दे सकते हैं। ये मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर आप मूवी भी देखते हैं तो उसको बड़ा अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारी जीके वहां भी तैयार होती है। जीके का कोई सिर पैर नहीं होता, आप कहीं से भी सीख सकते हो। ओके, इसका आंसर क्या है दोस्तों? कोस्ट लाइन किसकी सबसे बड़ी है? गुजरात की है। और इस मूवी में शाहरुख खान जो होता है वो गुजरात से बिलोंग करता है, और ये मतलब स्मगलिंग करते हैं दारू की। तो बोलता है स्मगलिंग कहाँ से होती है? पानी के रास्ते से करते हैं ये बहुत लंबी कोस्ट लाइन है गुजरात की, सबसे बड़ी इंडिया में। तो खुद ये लाइन बोलता है। तो इसलिए बोल रहा था मैं, थोड़ा आप पिक्चर भी देखिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सर कोस्ट लाइन ठीक है 2340 किलोमीटर लंबी है। कैसे याद करें? 2 3 4 जीरो आ जाता है, फिर 2 3 4 किलोमीटर लंबी है गुजरात की कोस्ट लाइन। सर देखिए तमिलनाडु की तो बहुत लंबी है। आप ये देखिए आंध्र प्रदेश, आपको उम्मीद करता हूँ कि तमिलनाडु है ये पता होगा, और ये आंध्र प्रदेश है पता होगा। आंध्र प्रदेश की सर बहुत लंबी दिख रही है। दिखने में और होने में फर्क होता है दोस्तों। एक रस्सी है ऐसे सिंपल पड़ी है, ये लंबी है, और एक ऐसी है। किसकी लंबी होगी लेंथ? इसकी लंबी होगी सर, जो गोल 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 ऐसे पड़ी है। तो गुजरात का मैप देखिए एक बार आप, ये ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे है, फिर देखिए। आप समझ गए मेरी बात? तो आंध्र प्रदेश की लंबी लग सकती है आपको मैप में, लेकिन लंबी किसकी है? गुजरात की है। कैसे याद करें? 2 3 4 0। ठीक है, थोड़ा याद करने का भी तरीका रहता है। बिल्कुल आपको याद रखनी चाहिए, डाटा याद रखना चाहिए। डायरेक्ट पूछ लेंगे, पहले थोड़ा इजी पेपर आता था तो ऐसे पूछते थे, अब पूछ लेंगे नंबर। ठीक है सर, ये थोड़ा इंडिया का मैप है, थोड़ा देखिए। ये गुजरात है, ये नेपाल है, ये भूटान है, म्यांमार है, ये पाकिस्तान है लगते ही, फिर यहाँ पर अफगानिस्तान है, ये ईरान है। थोड़ा सा नजर में रहना चाहिए कौन सा कंट्री कहाँ पे है। ठीक है सर, मैं एक बात और बताना चाहता था आपको, थोड़ा सा आपने अगर ध्यान से, हरियाणा एक ऑप्शन में डाला था मैंने। अगर किसी को पता ही नहीं कि कितनी लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है, इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें हरियाणा मैंने डाला। सर हरियाणा ना लैंड लॉक्ड है। ये देखिए हरियाणा, इसका समुद्र से किनारा ही नहीं लगता। तो ऐसे ऑप्शन एग्जामिनर डालता है। अगर चीजें नहीं भी पता है तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। कहीं एक एलिमिनेट हो गया, कहीं 2 एलिमिनेट हो गए, फिर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके क्वेश्चन ठीक होने की।
आपकी नॉलेज डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट भी काम आती है जीएस में, और आपको चांस लेना ही चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का भी है, आप नेगेटिव की तरफ मत जाइए। जब आप ऐसे एलिमिनेट करते हो तो आपकी नॉलेज काम आती है, यूपीएससी में डायरेक्ट आती है, क्योंकि 25 30 35 क्वेश्चन के बाद किसी को नहीं आते सर ऐसे एचसीएस में, और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे एसएससी में भी करें। इसकी प्रोबेबिलिटी ठीक होने की बहुत ज्यादा है अगर आप ऐसे 3 4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो तो हरियाणा मैंने जानबूझ के डाला था, ये लैंड लॉक्ड स्टेट है सर। लैंड लॉक का मतलब है जिसका समुद्र से किनारा नहीं लगता, जैसे नेपाल है इसका भी नहीं लगता, ये लैंड लॉक कंट्री है। भूटान है लैंड लॉक कंट्री है। अफगानिस्तान इसका समुद्र से किनारा नहीं लगता है सर, लैंड लॉक कंट्री है अफगानिस्तान भी। इनको नेपाल का सामान अगर बाहर भेजना है तो वो इंडिया से होकर ऐसे जाएगा सर। ठीक है सर, ओके। तो मैं गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, 2340 याद रखूंगा। इंडिया की कोस्ट लाइन क्या है, उसकी मतलब रेंज क्या है, उसका डाटा बताइए। 11,100 किलोमीटर लंबी है, आपको ये याद रखना चाहिए सर। मेरे हिसाब से याद करने का सिंपल सा यार, कन्यादान सा डाल रखा है 11,100 रुपए, इतनी लंबी है ऑलमोस्ट। बस उधर एग्जामिनर देखेगा तो बहुत लंबा फासला देगा, आप ऑप्शन में बिल्कुल इजीली क्लिक कर सकते हो। तो 11,100 ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, ये भी याद रखिएगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। परमानेंट सेटल सिस्टम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम, कौन लेके आया था परमानेंट सेटल सिस्टम? आपने महलवारी, रेतवारी, परमानेंट सेटल सिस्टम इंडियन हिस्ट्री में जरूर पढ़े होंगे सर। तो ये लेके आए थे कॉर्नवालिस साहब। कब लेके आए थे? 1793 में। ये डेट बिल्कुल याद रखनी है। कहां लेके आए थे? बीओबी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस एरिया में लेके आए थे। ये कौन? कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटल सिस्टम 1793, ये याद रखिएगा सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रेतवारी, महलवारी, परमानेंट सेटल सिस्टम आप जरूर नजर डालिएगा एक बार, जिनका एसएससी का एग्जाम है और एचएससी सीईटी मेंस का एग्जाम है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, हमारे वातावरण की लोवेस्ट लेयर कौन सी है? मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर। चलो हम इसको थोड़ा हार्ड डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर को, ये मेरे नोट्स हैं सर, नोट्स से मैंने डायरेक्ट पिक्चर ली हुई है। नोट्स को, एटमॉस्फेयर को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू गैसेज। तो आप हमारे टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, गैसेज के बारे में फिर कभी वो करेंगे डिस्कस। तो ये 5 हैं सर। ट्रोपोस्फियर सबसे लोवेस्ट है, जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा, लोवेस्ट। फिर स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्जोस्फियर। एक्जो का मतलब होता है, एक्जो का सबसे बाहर, आप इंग्लिश का जो रूट वर्ड है एक्जो, सबसे बाहर ही होगी। आयनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, मीजो बीच में, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। सबसे नीचे वाली कौन सी है? ट्रोपोस्फीयर। आपको याद करना पड़ेगा बिल्कुल, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं सर। ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है, 90 डिग्री पे पोल्स है। तो 0 डिग्री इक्वेटर पे जो सनरेज है वो सीधी आती है, सीधी। जब सनरेज सीधी आएंगी तो गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। पोल्स पे टेम्परेचर कम होता है क्योंकि सनरेज आर नॉट डायरेक्ट, वहां पर डायरेक्ट सूर्य की किरणें नहीं आती हैं। तो उससे क्या होगा सर? जब इक्वेटर पे सीधी आएंगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? एयर है जो ऊपर उठेगी आसमान में, क्योंकि एयर हो जाती है हल्की, कंडक्शन प्रोसेस आपने सुना होगा, ऊपर उठेगी। तो यहां तक उठ गई। पोल्स पे क्या होगा? टेम्परेचर कम है, एयर इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती तो ऊपर नहीं उठती, तो एयर श्रिंक करती है। ओके सर, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या हुआ? पोल्स है, इक्वेटर है, हवा इक्वेटर पे ज्यादा ऊंचे तक जाएगी, पोल्स पे कम जाएगी। तो ये जो रेड रेड में मैंने बना रखा है ये ट्रोपोपोज है, मतलब जो ट्रोपोस्फियर है वो इधर है नीचे, ये ट्रोपोपोज है। फिर अगली लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो पोल्स पे कितनी हुई है? 8 किलोमीटर, और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर। क्यों है? क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा है और हवा ऊंचे तक उठ के जाएगी। हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर, पोल्स पे 8 और ये 18। थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल चीज है, थोड़ा सा आपको समझा रहा था, इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ये पांचों लेयर है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके, थोड़ा सा पोज करके अपने नोट्स में बनाइएगा, इसमें इससे काफी क्वेश्चन आपके हल होंगे। पोल्स और इक्वेटर, ये सबसे नीचे वाली कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। ये क्या आ गया? ट्रोपोपोज। ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हवा यहाँ पर ऊंचे तक जा रही है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए ऐसा बना हुआ है। ऐसे नहीं मैंने बस मेरे को अच्छा लग रहा है ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है, ओके। फिर स्ट्रेटोस्फीयर में सर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 3 क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं।
ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है सर। हम जो जहाज उड़ाते हैं वो कौन सी लेयर है? वो स्ट्रेटोस्फीयर ही है सर। यहाँ पर जहाज उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बादल नहीं बनते सर। बादल नहीं बनते सर? ओके, क्यों नहीं बनते बादल स्ट्रेटोस्फीयर में? कोई बताएगा मुझे? स्ट्रेटोस्फीयर में क्यों नहीं बदल बनते बादल, ये कोई बता सकता है? स्ट्रेटोस्फीयर में सर ओजोन लेयर पाई जाती है, जो हमने अभी याद की। ओजोन लेयर क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रेज को अब्जॉर्ब करती है, इसलिए यहाँ अल्ट्रा वायलेट रेज पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती क्योंकि ओजोन लेयर उसको रोक लेती है। ओके सर, जब अल्ट्रा वायलेट रेज जब अब्जॉर्ब हो जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है उस लेयर का, ठीक है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं हो पाता, और क्लाउड्स की फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर का होना जरूरी है, और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज अब्जॉर्ब कर लिया ओजोन लेयर ने, तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं होती। क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं होती तो जहाज उड़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये याद रखो कि जहाज स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा आप याद रखिएगा। मीजोस्फीयर में क्या है? मीजोस्फीयर कोल्डेस्ट लेयर है। आपसे पूछ ले सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, तो मीजोस्फीयर है। यहाँ पर जितने भी मीटियोर्स होते हैं वो यहीं ब्लास्ट हो जाते हैं और पृथ्वी को बचाते हैं मीटियोर्स से। हमारे यूनिवर्स में बहुत मीटियोर्स हैं सर, वो अर्थ की ग्रेविटी की तरफ से अट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन इस लेयर में आके ब्लास्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं मेजोस्फीयर में। तो आपको क्या याद रखना है? कोल्डेस्ट लेयर मेजोस्फीयर। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? जहाज कहाँ उड़ते हैं? और ये 8 और 18 मैंने आपको बता दिया। सबसे लोएस्ट लेयर ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें कवर कर ली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस की गई? आप थोड़ा बताइएगा, सोचिएगा इस बारे में। कल भी हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी थी, जो जिनका एग्जाम है ना एसएससी का, एच HSSC सीटी मेंस का है, तो वो ना 2-3 चैप्टर जरूर पढ़े इंडियन पॉलिटी के। फंडामेंटल राइट सर टिप्स पे होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज DPSP, ये याद आपको होने चाहिए बिल्कुल। और क्या होना चाहिए सर? आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, डेली आप 5 से 10 मिनट आर्टिकल पे लगाइएगा डायरेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपोर्टेंट आपको याद होने चाहिए सर। आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये तीन, ये बिल्कुल बार बार रिपीट होते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है? ये 42 है सर। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज को एक्ट ऐड किया गया था, और ये कब आया था? 1976 में आया था सर, 1976 में। याद कैसे करें सर? देख 42वां है, 4 + 2 6, लास्ट में कब आ गया? 6, तो 1976। थोड़ा सा आप जब बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो फैक्ट तो याद नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा आप कुछ ना कुछ हल्की फुल्की चीजें इधर उधर से लिंक करने की कोशिश करो ताकि आप लंबे टाइम तक उसको याद कर पाओ। तो 1976 में आया था, ठीक है सर। और ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, जो आया था, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों बोलते हैं सर? लंबी कहानी है लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ 30 सेकंड में। ये इमरजेंसी पीरियड था 1975 से 77, इंदिरा गांधी जी के टाइम में इमरजेंसी लगी थी। उस टाइम जो संविधान को अमेंडमेंट करने की काफी कोशिशें की गई, इसमें अपनी मर्जी से कुछ चीजें लाए गए, तो 42 में इतने प्रोविजन दे दिए, इतने प्रोविजन दे दिए कि बोले थे यार संविधान आधा यही हो गया इसमें, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलने लग गए थे। ये एग्जाम में काफी बार आया है। और हमने फंडामेंटल ड्यूटी कहां से अब्जॉर्व की है, कहां से ली है? यूएसएसआर से हमने वीडियो में किया था। जो अगर करंट अफेयर की वीडियो देखता है मेरी तो उसको पता भी होगा इस चीज का। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने 1829 में सती सिस्टम को एब्जॉर्व करने के लिए कानून लेके आया था? हमने कल पढ़ा था राजा राम मोहन राय के बारे में, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्होंने सती सिस्टम को एबोलिश करने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, और 1829 में फिर उनकी हेल्प, उस हेल्प से, उनकी एफर्ट की वजह से 1829 में कानून आया जो सती सिस्टम को खत्म कर रहा था। तो वो किसके टाइम आया? आपको ये 4 लोग हैं, आपको ये बताना है। सर बेंटिंग के टाइम आया, ठीक है सर। ओके, तो फिर हमें क्या याद रखनी चाहिए? कुछ चीजें याद करने का फंडा बता रहा हूँ जो हुई बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें याद रखना है HBC। HBC क्या होता है सर? HBC का मतलब क्या निमोनिक्स है इसका? HBC का H मतलब हेस्टिंग, B मतलब बेंटिक, C मतलब कैनिंग।
ये याद रखना, आईएनजी लास्ट में हेस्टिंग के है, कैनिंग के भी लास्ट में आईएनजी है, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग। तो सर इसे क्या याद रखना है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लग गया तब से, जब ये एक्ट आ गया। 1773 में कानून आया, उसने कहा कि गवर्नर ऑफ बंगाल को हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेंगे। ठीक है भाई, कुछ भी बोलो। फिर अगला कानून आया, फिर वो बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हम अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं बोलेंगे, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलेंगे। कानून ने बोल दिया भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल लो। ठीक है भाई, बोल लेंगे। फिर कानून आया 1858 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वो बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हम वायसराय ऑफ इंडिया बोलेंगे। ठीक है भाई, ठीक है सर। तो फिर क्या हुआ? ये है सर एच, ये है बी और ये है सी। अभी भी नहीं आया सर। भाई गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलने लगे, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? हेस्टिंग है सर। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने लग गए, कौन है पहला? बेंटिंग है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया बोलने लग गए, तो कौन है पहला? फर्स्ट सर कैनिंग है। अब मेरी बात समझ रहे? तो ये किस चीज का है? बहुत बार आता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो एचबीसी, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग। और ये कानून थोड़ा याद रखना, 1773 में आया था, 1833 में आया था, 1858 में आया था। और मैं सर याद करके चला गया ऐसे, एचबीसी। और ऑप्शन में आ गया कॉर्नवालिस, तो सी फॉर कॉर्नवालिस लगा दिया मैंने, क्योंकि कंफ्यूज हो गया मैं, मेरे को याद ही नहीं आया। तो फिर दोबारा फिर घर आया, फिर उसमें थोड़ा सा देखा कि इसमें भी आईएनजी है, इसमें भी आईएनजी है, तो कैनिंग है। तो ऐसे ही हम पढ़ने के बाद हम कई बार जो ट्रिक बनाते हैं, याद करते हैं अपने दिमाग में, ऐसा लगता है कि एग्जामिनर देख ही रहा है, और उधर जाके फिर कॉर्नवालिस आ गया तो कंफ्यूज हो गया फिर मैं। तो ऐसी चीजें भी होती हैं, स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो आप ये याद रखिएगा, इसलिए आईएनजी आईएनजी। इस प्लेटफॉर्म पे आपको मेरा एक्सपीरियंस मिलेगा, जो मैंने गलतियां की हैं इतने सालों तक आप नहीं करो। ये एक एक्स फैक्टर है इस प्लेटफॉर्म का। आप मेरी गलतियों से सीखिएगा और सफल होइएगा जल्दी से, यही मैं चाहता हूं और यही इस प्लेटफॉर्म का मुख्य एम है। चलो दोस्तों, द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस बहुत बार आया दोस्तों, कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस को बोलते हैं। और अगर आपने मूवी देखी हो ना हाउसफुल 1, अक्षय कुमार वाली सबसे पहले, उसके क्लाइमैक्स में आप जाके देखिए, यूट्यूब पे पड़ी है, तो संता बनता होते हैं। तो ये एक ट्रक होता है, ट्रक में सिलेंडर रखे होते हैं गैस के, तो इधर इधर देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस होती है। बिल्कुल क्लाइमैक्स का सीन है ये, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा सर, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको मूवी से। नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज क्या है लोकसभा में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए? किसी को एमपी बनना है तो मिनिमम एज क्या है बताइएगा। लोकसभा के लिए 25 साल, आपने देखा हो दुष्यंत चौटाला जी बहुत कम एज में बन गए, 25-26 की ही एज होगी। राज्यसभा के लिए कितनी? 30। पंचायत के लिए 21 साल, अगर किसी को सरपंच बनना है, किसी को पंच बनना है, मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ पंचायत वो है 21 साल। तो आप ये याद रखिएगा, 21, 25, 30। 21 किसके लिए है? ग्राम पंचायत लेवल पे। लोकसभा के लिए 25 है और राज्यसभा के लिए 30 है। राज्यसभा का आप सबसे ऊपर मान लीजिएगा भाई, सबसे ऊपर जगह जाना तो सबसे नीचे चीज ग्राम सभा 21, और इससे भी 21 से नीचे 18 क्या है? वोटिंग के लिए। ग्राम सभा मतलब जो वोटर्स बनते हैं, वोटर्स जो बनते हैं उसके लिए एज कितनी होनी? 18। फिर बनने के लिए कितनी? 21, फिर 25, फिर 30। काफी बार आ चुके हैं, आपको याद रखना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा में थोड़ा सा डिफरेंस बता दो सर। 25 इसके लिए एज चाहिए, इसके लिए 30 चाहिए। ठीक है, ये तो अभी आपने बताया। लोकसभा सर डिजोल्व हो सकती है। लोकसभा क्या हो सकती है? डिजोल्व। मान लो प्राइम मिनिस्टर चले जाएं या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो डिजोल्व हो जाएगी। राज्यसभा क्या है? ये एक परमानेंट बॉडी है सर, नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। ओके, यहाँ पर एक मेंबर जो चुना जाता है उस कितने टाइम के लिए चुना जाता है राज्यसभा में? 6 साल के लिए। यहाँ पर 5 साल के लिए, नॉर्मल 5 साल के लिए, उससे पहले भी गिर सकती है सरकार लोकसभा में। राज्यसभा में कोई मेंबर आ गया तो 6 साल तक आराम से बैठेगा, आराम से रहेगा। और ये एक परमानेंट बॉडी होती है, राज्यसभा परमानेंट बॉडी है। ओके सर, 8वां क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसको बोला जाता है? लीटन को, रिपन को, कैनिंग को, मायो को, किसको बोला जाता है? आप ये बताइए सर, थोड़ा सा सोच के। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काफी बार आया सर, काफी बार आया है। तो इसका सही आंसर रिपन है।
और रिपन के टाइम क्या क्या चीजें हुई थी, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। रिपील ऑफ वर्नाकुलर एक्ट 1882, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882, जो हमने अभी पढ़ा कि फादर किसको बोला जाता है, ये इसलिए बोला जाता है। विलियम हंटर कमीशन आया था 1882, और ये किससे रिलेटेड था, एजुकेशन से रिलेटेड था सर। सीधा आ जाएगा कि विलियम हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड है। रिपन के टाइम में 3 काम अच्छे हुए थे। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो एक स्पेक्ट्रम बुक है जिसको मोस्टली यूपीएससी वाले और एचसीएस वाले फॉलो करते हैं, तो आज जो एचएसएससी और एसएससी वाले हैं, आप किसी यार की, किसी दोस्त की बुक लेके लास्ट के जो पेजेस है वहां पर गवर्नर जनरल दिए हुए हैं, उनका टाइम पीरियड दिया हुआ है, और आप उसके 4 5 6 पेज हैं, आप उसको फोटो कॉपी करा के अपने पास रख लीजिए। ऐसे ही दिए हुए हैं रिपन साहब ने क्या क्या काम किया उसके टाइम के दौरान, आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे वो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। सर ये रिपील ऑफ मतलब रिपील कर दिया, खत्म कर दिया वर्नाकुलर एक्ट, आप थोड़ा बताइए इसके बारे में क्या मतलब कहना क्या चाहते हो। वर्नाकुलर एक्ट है जो, ये 1878 में आया था दोस्तों। वर्नाकुलर एक्ट आया था 1878 में आया था। किसके टाइम आया, लीटन साहब इनसे पहले थे। लीटन लेके आए थे और फिर रिपन ने उसको वो कर दिया, भाई रिपील करो, इसको खत्म करो। लिटन लेके आए थे, रिपन ने वो कर दिया। क्या है सर, ये वर्नाकुलर का मतलब ही नहीं समझ आया मेरे को तो। वर्नाकुलर का मतलब होता है स्थानीय भाषा, लोकल भाषा। लोकल भाषा में जो न्यूज़पेपर छप रहे थे ना दोस्तों, उसको मतलब कंट्रोल करना चाहती थी सरकार। लिटन साहब कंट्रोल करना चाहते लिटन साहब कंट्रोल करना चाहते थे जो स्थानीय न्यूज़पेपर थे, जैसे बंगाली भाषा में छपते थे, मराठी भाषा में छपते थे, तो उससे अपने अपने आइडियाज प्रोपोगेट करते थे वो, जो हमारे उस टाइम के नेशनलिस्ट थे। तो लिटन साहब को अच्छा नहीं लगा, तो वो कानून ले आए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंडियन प्रेस को, इंडियन लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर छपते थे उसको काबू करने के लिए लिटन साहब ये लेके आए थे, लेकिन इन्होंने वो खत्म कर दिया। इन्होंने भाई बात सही नहीं है ये, रिपन ने ये किया। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी रिजोल्यूशन लेके आए, 1882 में लेके आए थे। ठीक है ना दोस्तों, वर्नाकुलर का मतलब समझ गए ना, स्थानीय भाषा, लैंग्वेज, डायलेक्ट स्पोकन बाय पीपल इन ए पर्टिकुलर रीजन, इसको बोलते हैं सर वर्नाकुलर। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है दोस्तों। और असम में कौन कौन से पाए जाते हैं, पहले तो बताइए असम कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट है, ये असम है जो रेड में है। तो फिर इसमें कुछ आपको याद रखना है, कुछ नेशनल पार्क बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर। ये रहा मानस, आपको याद रखना दोस्तों कौन कौन से हैं। मानस है, रायमोना है, नामेरी है, काजीरंगा है, दिब्रू सैखोवा है, दिहांग पटकई है। आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आपने कैसे याद रखा है सर, मैं बताता हूँ आपको। इनका नाम है रंगा, दंगल मूवी देखी होगा, इनका नाम है रंगा। जस्ट इमेजिन, यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू क्रिएट ए स्टोरी। जब आप एक स्टोरी बना लोगे फिर आपको थोड़ा सा याद रहता है। ये रंगा का बेटा है, ये रो रहा है। ओके, ये रंगा की क्लास में एक लड़की है 4 5 साल की, ये ऑरेंज खा रही है। थोड़ी सी दिमाग में स्टोरी बनाना, ये क्लासमेट है रंगा के बेटे की। तो हुआ क्या है दोस्तों, रंगा ऑरेंज खाता था। रंगा का बेटा ऑरेंज खाता था, बहुत खाता था ऑरेंज। तो रंगा बोला भाई सुधर जा, मनस बन जा, मनस बन जा, तू ऑरेंज इतना मत खाया कर। रंगा, काजीरंगा, रंगा, ऑरेंज, रंगा का बेटा ऑरेंज बहुत खाता था, वो बोला मानस बन जा, कम खाया कर। ज्यादा शेख नहीं है तू, इधर देखिए दीपरू शेख, ज्यादा शेख नहीं है तू, ज्यादा अमीर नहीं है हम लोग कि हर रोज ऑरेंज खाएं। अगर तू नहीं मानेगा तो तुझको यहीं पटक दूंगा। रंगा बोला अपने बेटे को कि इतने ऑरेंज मत खा, मनस बन जा, हम इतने शेख लोग नहीं हैं, तेरे को वरना यहीं पटक दूंगा मैं नहीं माना तो। वो बोला ना, मैं नहीं मानता, ना मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरी क्लास में जो मोना है वो हर रोज संतरे खाती है। देखो दोस्तों ये संतरे खा रही है, ये है मोना। मोना से क्या बना, राय मोना। रंगा, काजीरंगा, ठीक है ना। दिब्रू सैखोवा, शेख लोग दिब्रू सैखोवा। दिहांग पट गई, पर यहीं पटक दूंगा, दिहांग पट गई। ना मैं नहीं मानता, मेरी क्लास में मोना है वो हर रोज ऑरेंज खाती है। थोड़ा सा स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है आपको, थोड़ी चीजें याद करने के लिए, बहुत वरना हो जाते हैं। बार बार आपको देखोगे, रिवाइज करोगे, आपको याद हो जाएगा वैसे भी। हेडक्वार्टर ऑफ एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है,
क्या इंडिया में है, क्या पाकिस्तान लाहौर में है, क्या चाइना में है, चाइना में क्या शंघाई में है, क्या चाइना में बीजिंग में है? सर ये क्वेश्चन आया था एक बार यूपीएससी में और उसमें ऑप्शन दिया गया था संघाई, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा लगता है कि हाँ यार नाम में संघाई है तो संघाई में ही होगा इसका हेडक्वार्टर, मैंने लगा दिया था तो संघाई में नहीं है, ये बीजिंग में है। फिर बता रहा हूं दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस है इस प्लेटफॉर्म का एक्स फैक्टर है, मैंने जो गलतियां की हैं, जो मैं सोचता था उधर बैठ के, फिर मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं, आपसे वो गलतियां नहीं होंगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और आपको ये पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसमें कितने स्टेट हैं? 10 है सर। ओके, स्टार्टिंग में बिल्कुल बना था ये, तब उस टाइम 6 थे। चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, शुरू में 6 थे। फिर इंडिया पाकिस्तान 2017 में आया, जब मैं तैयारी करता था यूपीएससी की, तब हर रोज करंट अफेयर में आया ये, और तभी फिर यूपीएससी ने भी पूछा था। इंडिया पाकिस्तान 2017 में ऐड हुए थे, ईरान 2023 में ऐड हुआ है, बेलारूस 2024 में ऐड हुआ है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सर, थोड़ा सा इसलिए मैंने डेट लिखा है कि ये 2000 एग्जैक्ट याद नहीं रखना 2017। अच्छा, कुछ साल पहले इंडिया पाकिस्तान आए थे, ईरान अभी अभी आया है, फिर अभी रिसेंट कौन है? बेलारूस है। ये बिल्कुल पूछ लेंगे सर, और फिर ये बोलेंगे कि यार एक साल पुराना करंट अफेयर पूछ लिया। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंट इवेंट्स, इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के ही क्वेश्चन पूछती है, कोई भी बोर्ड हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एचएसएससी हो या यूपीएससी हो, बस बच्चों को पता नहीं होता है चीजें। तो रिसेंटली कौन ऐड हुआ है? बेलारूस ऐड हुआ है। ओके सर, तो पहले 6 थे एससीओ, 6 लोग आए, आपस में बैठे, चाइना, रसिया, ताजिकिस्तान, तो भाई हम बना लेते हैं, ठीक है। फिर 4 लोग और, फिर वो बोले कि यार हमें भी ऐड कर लो, इंडिया पाकिस्तान जैसे 2017 में आए, फिर ईरान आया, फिर आया बेलारूस, तो अब टोटल कितने हैं? 10 हैं। ओके सर, तो क्या कैसे याद करें कौन कौन से कंट्रीज थे ये? अगर कोई क्रिकेट देखता हो तो आप बता सकते हो ये कौन है? इसका नाम है सर रज्जाक। रज्जाक ये पाकिस्तान का बॉलर होता था, ये बैट्समैन भी होता था, ऑलराउंडर था। और इसकी खास बात बता देता हूं मैं आपको, सचिन तेंदुलकर ने एक बार कहा, से पूछा गया कि आपको सबसे जो मतलब पेचीदगी वाला बॉलर कौन लगा? सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट जिसे बोलते हैं। तो उन्होंने इनका नाम लिया, शोएब अख्तर का नाम नहीं लिया, ब्रेट अली का नाम नहीं लिया, लेकिन रज्जाक का नाम लिया था। तो कुछ तो खास बात होगी इस बंदे में। तो रज्जाक, और ये इनके अब्बू हैं, मतलब हमने एक स्टोरी क्रिएट करनी है जस्ट इसलिए बना दिया मैंने। तो इनके फादर साहब हैं ये रज्जाक। तो एक दिन क्या हुआ, रज्जाक रज्जाक गया रूस, रूस गया वो, और किरकिर करने लग गया, किरकिर करने लग गया। वो बोला कि यार मैं ताजी सब्जी खा के उब गया हूं, मैं ताजी सब्जी खा के उब गया हूं, अब मैं चाइना जाऊंगा और चाइना से क्या लेऊंगा? चाइनीज फूड, आप खाते हो ना चाइनीज फूड। वो ताजी सब्जी खा खा के उब गया था, कौन उब गया था? रज्जाक। तो रज्जाक से क्या निकला? कजाक, कजाकिस्तान। रूस गया तो रूसिया, किर किर करने लग गया था तो किर्गिस्तान, ताजी सब्जी खाने ताजिकिस्तान, उब गया उज्बेकिस्तान। तो आप थोड़ा बैठिएगा, इसको लिखिएगा, कजाकिस्तान, रसिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ओके, तो जब 10 मेंबर्स हैं, कहाँ पे वर्ल्ड में आप देख लीजिए, ये कजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, ठीक है ना। मैंने इसलिए लिखाया कहीं ऑप्शन में एक अफगानिस्तान दे दिया, क्योंकि स्तान स्तान तो याद रहता है यार, स्तान स्तान ज्यादा कुछ। अफगानिस्तान दे दिया, क्या इसका मेंबर है? नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा आपको ये 10 मेंबर कंट्रीज याद करने ही पड़ेंगे। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो निमोनिक्स दिए थे मैंने, इसको आपको थोड़ा सा याद कीजिएगा। और वर्ल्ड मैप में आपको ये पता होना चाहिए, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, अभी ईरान भी ऐड हो गया। देखो इधर कौन नहीं है, बस अफगानिस्तान नहीं है, आप ये याद रख लो। इंडिया मैप देख लोगे ना, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है अभी। ओके, कजाकिस्तान भी है, किर्गी भी है, उज्बेकी भी है, चाइना भी है, ये रसिया है, ये भी है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैप थोड़ा देखते रहना चाहिए। ये बेलारूस है जो अभी भी ऐड हुआ है, बेलारूस है। कहाँ पे है ये? यूक्रेन के जड़ में, जहां पर लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन की, आप हर रोज सुन रहे होगे। तो ये यूक्रेन का पड़ोसी है बेलारूस, ठीक है ना। ये ताजिकिस्तान है, ये उज्बेकी है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। थोड़ा सा वर्ल्ड मैप आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो ये हमने पढ़ा था कल, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये यूके है, ये डेनमार्क है, जर्मनी है, थोड़ा सा इसलिए। ओके सर, थोड़ा सा मैं एक चीज और बतानी है मेरे को एससीओ के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। एससीओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है रैट्स, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम करंट अफेयर्स में, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इसका नाम है। इसका कहाँ पे है हेडक्वार्टर बोल लो, सेक्रेटेरिएट बोल लो, ये ताशकंद में है दोस्तों, उज्बेकिस्तान में।
ये याद रखना आपको। उज्बेकिस्तान की एक सिटी है, उसका नाम है समरकंद। करंट अफेयर मैंने पढ़ा था, समरकंद में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मतलब बैठक हुई थी, सीओपी बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आप बता सकते हो? तो सर करंट अफेयर जरूर इंपॉर्टेंट है। तो उज्बेकिस्तान की ही एक वो है, जैसे ताशकंद है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, और आपकी जो जर्नी है उसमें मैं हेल्प कर सकूं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एचएसएससी हो। आपका जो जीएस वाला पार्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। आप एक बार भरोसा रखिए, इस चैनल पे आइए और आप 20 से 25 मिनट आप दीजिएगा, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।